मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीएसटी में जो इनवॉइस है उसकी टाइम लिमिट क्या है। वो आप एक नॉर्मल जो आपका टैक्स इनवॉइस होता है उसके कितने दिन बाद आप इनवॉइस बना सकते हैं। क्या इसमें कोई टाइम लिमिट काम करती है कि आपने पहले जो नॉर्मल आपने इनवॉइस जो है इशू करे हुए हैं और बाद में आप उसका जो है एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उसका इनवॉइस जनरेट कर ले। ठीक है, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन के जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। दूसरा मैं आपको रूल भी बताऊंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी के इनवॉइस पोर्टल की। तो सब आप पहले नोट कर लीजिए कि जीएसटी में जो इनवॉइस वाला पोर्टल है उसी पर ही एक टाइम लिमिट जो है वो प्रोवाइड की गई थी। उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ डॉक्यूमेंट जहां पर ये एडवाइजरी जारी की गई थी ऑन टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइस ऑन द आईआरपी पोर्टल। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर डेट पर एक इनवॉइस बना के रखते हैं। सपोज करिए कि आपने आज 10 तारीख को कोई इनवॉइस बनाया है। ठीक है, अब इनवॉइस बनाकर आपने रख लिया, उस पर आपने अपनी सप्लाई को भी एग्जीक्यूट कर दिया। उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद आप सोचते हैं कि चलो एक साथ बैठ के जितने भी ये हमारे सप्लाई हुए हैं सबका एक साथ इनवॉइस बना दें। तो क्या पोर्टल इसको अलाउड करता है? तो सबसे पहली बात है पोर्टल इसको अलाउड कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने एडवाइजरी भी दी है। ठीक है, बट जो ये एडवाइजरी है ये रूल 48 को वायलेट करती है। जब जीएसटी में बात की जाती है तो जो रूल्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो भी अपनी एक्टिविटी है जीएसटी के अंडर में प्रोविजंस कंप्लायंस को कंप्लीट करना होता है। एडवाइजरी में क्या लिखा है पहले ये समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज इन्फॉर्म यू दैट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्पोज ए टाइम लिमिट ऑन रिपोर्टिंग ऑल इनवॉइस। तो ये टाइम लिमिट जो है ये इशू की गई थी उस टाइम पे। जब ये बात करते हैं तो हम यहाँ पर अपडेट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस अपडेट्स में आप क्लिक करेंगे तो 17 अप्रैल की बात थी। यहाँ पर टाइम लिमिट यहाँ पर दी थी इन्होंने क्या कि वो ऐसे एसएससी जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ थी, तो उस केस में इन्होंने टाइम लिमिट दी थी कि टू एंश्योर टाइमली कंप्लायंस टैक्सपेयर इन दिस कैटेगरी विल नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट इनवॉइस ओल्डर देन 7 डेज। तो उनके लिए कहा था कि 7 डेज से ज्यादा मतलब 7 डेज से पुराना जो भी उनका डॉक्यूमेंट है वो रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहा था कि जो ये रेस्ट्रिक्शन है वे अप्लाई होंगी सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए जिन पे आयरन मैंडेटरी है, जैसे कि आपके टैक्स इनवॉइस हो गए, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबके लिए वो अप्लाई होगी। फिर उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया था कि कोई आपने इनवॉइस दिया है 1 अप्रैल को, ये केवल 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए था। इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 8 अप्रैल कि 8 अप्रैल के बाद वो जो है उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। वैलिडेशन सिस्टम इस टाइप का बनाया है कि वो अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने इनवॉइस को जो है सही टाइम लिमिट के अंदर अंदर बना ले। फिर उसके बाद आता है इट इज फर्दर क्लैरिफाई दैट देयर विल बी नो सच रिपोर्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स पेयर विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 करोड़। तो जो 100 करोड़ से कम वाले हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर टैक्स पेयर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स which may require change to our system, we propose to implement it from 1 मई 2023। तो ये पुराने वाली जो चीज थी कि वहां पर एक डेट पर ये एडवाइजरी जारी की गई थी, तो क्या ये अब जो रूल में लिखा हुआ है उसको ब्रेक करती है? क्या आप इसको फॉलो करते हुए कि चलो बाद में बना देते हैं, क्योंकि जो 100 करोड़ से कम वाले हैं उनके लिए वैलिडेशन नहीं है। तो सपोज करें आपने एक इनवॉइस बना दिया, आप उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जितने भी आपने इस पीरियड में इनवॉइस किए उसका सबका एक साथ बनाते हैं, तो वो गलत है। मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट रूल 48। जो रूल 48 है वो क्या कहता है, सीबीआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप रूल पूरा पढ़ लीजिएगा, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। तो इसमें क्या है, पहले नॉर्मल टैक्स इनवॉइस के लिए इन्होंने बताया है रूल 1, 2, 3 इसी के रिगार्डिंग है कि किस टाइप से इनवॉइस होगा, उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे और वो आपको कितनी कॉपी में इशू करना है, वो उसके लिए। अब हम बात करेंगे इस रूल का, रूल 48 का सब रूल 4 क्या कहता है। रूल 4, सब रूल 4 और सब रूल 5 ये दोनों जो है ये इनवॉइस के लिए है। और उसमें क्या लिखा गया है आप इसको समझेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है वो एसएससी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो 1 अगस्त 2023 से लागू है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट में 5 करोड़ की लिमिट है। 5 करोड़ जो है वो आपको दिखना है प्रीवियस ईयर्स में, मतलब जब से जीएसटी आया 17-18 से लेके अब तक अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में आपकी 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो आपको 1 अगस्त 2023 के बाद ये ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वो एसएससी
जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है, बाई इंक्लूडिंग सच पर्टिकुलर कंटेन इन रूल्स। इसका है फॉर्म जीएसटी INB 0। तो जो फॉर्म है यही ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो उस पर INB 01 लिखा हुआ आता है। ये आप पोर्टल से भी खुद से बना सकते हैं, जीएसटी पोर्टल पर ही इसकी फ्री यूटिलिटी अवेलेबल है। मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड की हुई है कि आप खुद से इनवॉइस बना सकते हैं, या फिर आप किसी पेड सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, आफ्टर ऑब्टेनिंग एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ये आईआरएन की बात कर रहा है। बाय अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन, क्या आपको अपलोड करनी है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एक यूनिक आईआरएन जनरेट होगा। देयरइन ऑन द कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच स्पेसिफाइड कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन। फिर उसके बाद जो है प्रोवाइड, जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, कमिश्नर जो है वो उस क्लास को नोटिफाई करेंगे। तो नोटिफाई ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो सब रूल 5 है उसमें क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा। एवरी इनवॉइस इशूड बाय ए पर्सन टू होम सब रूल 4, कि वो पर्सन जिसके ऊपर इनवॉइस अप्लाई होता है, अगर वो किसी अदर मैनर में, देखिए ध्यान से लिखा है, अगर वो किसी अदर मैनर में सप्लाई करता है या अदर मैनर में बनाता है कोई भी डॉक्यूमेंट इन द साइड सब रूल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन टैक्स इनवॉइस, तो वो जो है वो इनवॉइस नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इनवॉइस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो है अदर डॉक्यूमेंट्स भी कवर्ड हो रहे हैं साथ के साथ। तो एवरी इनवॉइस इशूड बाय ए पर्सन, हर एक वो पर्सन जिसपे सब रूल 4 अप्लाई है, यानी कि अगर किसी पर्सन के ऊपर जीएसटी में इनवॉइस अप्लाई है और वो अगर नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बनाकर सप्लाई करता है तो इनवैलिड इनवॉइस है, और उसके बेस पर आपका जो गुड्स है वो भी जब आप उसको इशू करते हैं सप्लाई को, तो उस पर भी उसको डिटेन किया जा सके, डिटेन कर सकते हैं जो भी प्रॉपर ऑफिसर्स हैं। या जब वेरिफिकेशन होता है अगर उस गुड्स का, क्योंकि आपने ईवे बिल भी साथ में बनाया होगा, ठीक है, तो ईवे बिल के साथ साथ अगर वो सामान जा रहा है कहीं पर भी तो उसको डिटेन किया जा सकता है, और उस पर जो भी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन है वो भी लागू होंगे। ये तो ना ट्रैकिंग वाली चीज की, आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का ईवे बिल के रूल भी लागू हो गए। बट इस केस में क्या होता है कि B2B केस में तो जब एक बार आपके ऊपर इनवॉइस अप्लाई हो जाता है तो उसमें वैल्यू जो है कोई भी रेलिवेंस नहीं करती है। तो अगर आप ऐसा इनवॉइस बना रहे हैं जिसमें ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी नहीं भी आ रही है, तब भी आपको ई इनवॉइस ही बनाना मैंडेटरी है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि आप एक ई इनवॉइस नहीं बना रहे हैं सप्लाई करने से पहले, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक दूसरा रूल है कि आपको इनवॉइस कब इशू करना होता है, ठीक है, तो उस पर मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूं। तो आप उस रूल को भी वायलेट कर रहे हैं। दूसरा, आप इनवॉइस नहीं बना रहे हैं तो आपका जो इनवॉइस है वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इस बात का क्या क्रक्स निकल का है, अगर एक पर्सन है तो वो जब भी अपना डॉक्यूमेंट बनाएगा, हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप पहले अपना रफ वर्क करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट पर डिटेल्स आप बना रहे हैं, उसको आप इनवॉइस तब तक नहीं बोल सकते जब तक उस पर IRN नंबर नहीं आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप सप्लाई इनिशिएट करते हैं उससे पहले ही आपको जो है अपना ई इनवॉइस जनरेट करना है। ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है और ना ही ये वैलिड है कि आपने पहले कुछ डॉक्यूमेंट बना लिए और फिर बाद में जो है आप एक साथ ही उनका IRN जनरेट कर रहे हैं। पोर्टल आपको अलाउड कर रहा है बट आप रूल को वायलेट कर रहे हैं, तो इस वाले रूल को आपको सही तरीके से फॉलो करना है। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से आपको खुद को सेव करना है। यही सेम पॉइंट आपका जो है सेक्शन 31 के अंडर में भी लिखा हुआ है। सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस के लिए है, वो गुड्स और सर्विस के केस में टाइम लिमिट बताता है कि आपको जो इनवॉइस है वो कब बनाना है, ठीक है। तो यही सेम रूल आपके ई इनवॉइस के केस में भी अप्लाइड होते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स सेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जैसे आपका गुड्स का रिमूवल होगा फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, जहां पर आपकी जो सप्लाई है उसमें गुड्स की मूवमेंट हो रही है, या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर टू द रेसिपिएंट। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आप डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं या फिर रिसिपिएंट को आप जो है वो गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं। इशू करेगा एक टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पर जो ये सेक्शन है, सेक्शन के अंडर में जो ऐसे पर्सन जिनके ऊपर इनवॉइस अप्लाइड है वहां पर वो इनवॉइस ही बनाएंगे। तो सेक्शन 31 का भी आप वायलेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ रूल 48 का, उसमें डिस्क्रिप्शन की बात की गई है। वो जो मैंने अभी आपको रूल बताया उसमें सारी चीजें लिखी गई है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ होगा। तो पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड है उसमें क्या क्या होगा, जिससे रिसिपिएंट का नाम, डेट, वो सारी चीजें प्रेस्क्राइब्ड है ओनली, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। इसके लिए स्पेशल कैटेगरी के जो पर्सन है उनको एग्जेम्प्ट भी करा हुआ है। दूसरा, टैक्सेबल सप्लाई के केस में,
तो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग ऑफ टैक्सेबल सर्विस सेल बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन ए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इशू ए टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए यहाँ पर सर्विस के केस में अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। गुड्स के केस में क्या लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि गुड्स इशू करने से पहले पहले आपको इनवॉइस बनाना है। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इनवॉइस जरूर बनाएं। ये गलती ना करें कि पहले आपने डॉक्यूमेंट बना दिया, उसके बेस पर सप्लाई आपने इनिशिएट कर ली, सप्लाई कंप्लीट भी हो गई और बाद में आपको जब टाइम मिल रहा है तो आप इनवॉइस बना रहे हैं। इस प्रैक्टिस को फॉलो ना करें। पोर्टल अलाउड कर रहा है क्योंकि उसमें यहाँ पर इन्होंने एडवाइजरी भी जारी करी हुई है, बट फिर भी आप रूल को वायलेट कर रहे हैं, कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक अपडेट्स यूट्यूब पर आपको सर्च करना है, सिर्फ के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। इस पर मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।